Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, there was some problem in the previous ID. Okay, तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे 35,000 साल पहले इन्होंने इम्प्रूवमेंट किए हैं टेक्निक्स में, जो उन्होंने एनिमल किलिंग की टेक्निक्स है उसमें इम्प्रूवमेंट की है। साथ ही साथ हमें नए तरह के टूल्स जो हैं वो भी अपीयर हुए थे, तो वो उसकी भी अपीयरेंस हुई है, तो वो उससे भी हमें पता पड़ रहा है कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। अब जो ये मीट ऑब्टेन कर रहे थे, जो ला रहे थे मीट, ये कर रहे थे, उसमें बेसिकली पहले ये बोन्स रिमूव कर रहे थे, उसको सुखा रहे थे या स्मोकिंग कर रहे थे या उसको स्टोर भी कर रहे थे। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे इम्प्रूव हो गई थी। दस फूड कुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजम्पशन, और ये सब चीजें क्यों कर रहे थे, जिससे ये बाद के खाने के लिए स्टोर कर सकें खाना। There were other changes such as the trapping of fur-bearing animals to use the fur for clothing and the invention of sewing needles. अब यहाँ पर और दूसरे बदलाव भी आए थे, जैसे कि फर बियरिंग एनिमल्स, जिनके फर होते हैं जानवरों के, उनको ये मार रहे थे, जिससे बाद में ये फर जो है उतार करके एज इन क्लोथिंग, कपड़ों के लिए यूज कर रहे थे। बाद में इन्होंने सोइंग मशीन जो होती है, सिलाई मशीन जो होती है, उसका भी इन्वेंशन किया है। ठीक है, नीडल्स का इन्वेंशन किया है, मशीन्स का नहीं, सोइंग नीडल्स का इन्वेंशन किया है कपड़े सिलने के लिए। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ sewn clothing comes from about 21,000 years ago। जो शुरुआत के एविडेंस मिले, सबूत मिले हैं सिले हुए कपड़ों के, वो मिले हैं करीब 21,000 साल पहले। Beside with the introduction of the punch blade technique to make small chisel-like tools, it was now possible to make engravings on bone, antler, ivory or wood। अब जो हमें इंट्रोडक्शन मिला है पंच ब्लेड टेक्निक का, जिसमें ये अलग अलग तरह के चिजल टूल्स बना रहे थे, छोटे छोटे टूल्स बना रहे थे, जिससे ये कार्विंग कर सकें दूसरी चीज पर। यहाँ पे पंच ब्लेड टेक्निक जो है उसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अभी इसको पढ़ेंगे अच्छे से। इसके साथ साथ इन्होंने ये पंच ब्लेड टेक्निक के बाद में ही इन्होंने एनग्रेविंग्स करना शुरू कर दिया था, यानी ये उकेरना शुरू कर दिया था, चीजों पर लिखना शुरू कर दिया था, भले वो बोन्स हो, एंटलर हो, आइवरी हो या फिर हो वुड। ठीक है, इन सब चीजों का भी इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पंच ब्लेड टेक्निक क्या है वो पढ़ते हैं। द टॉप ऑफ अ लार्ज पेबल इज रिमूव यूजिंग अ हैमर स्टोन। ये जो पेबल है, इसके ऊपर का टॉप जो है उसको हटाया जाता है दूसरे हैमर स्टोन से, दूसरा पत्थर मार के। फिर देन बी है, दिस प्रोड्यूसेस अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड द स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस हो जाती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म। दिस इज देन स्ट्रक यूजिंग अ हैमर एंड अ पंच मेड ऑफ बोन और एंटलर। अब इसको भी हम यूज करते हैं इस तरीके से, एक बोन का इस्तेमाल करके या एंटलर का इस्तेमाल करके दूसरे हैमर स्टोन से मारते हुए इसको साथ में इसकी कार्विंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, then this leads to the production of blades that can be used as knives or modified to serve as the chisels or burins, which could be used to engrave bones and antler, ivory or wood। अब क्या है, ये जब इस तरीके से मार रहे हैं पत्थर पे, तो उस पे क्या, उसकी पतली पतली ब्लेड्स जैसी परतें निकल रही हैं। ठीक है, और उसका इस्तेमाल करके ये आगे जा करके कार्विंग करना शुरू किया है, इन्होंने उकेरना शुरू करा है चीजों का। इस तरह की ब्लेड्स को ये जो बना रहे हैं पतली पतली, ये निकाल रहे हैं ब्लेड्स, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लकड़ी, एंटलर और आइवरी या बोन जो है उसके ऊपर उकेर करके। अब यहाँ फिगर ई के अंदर आप देखेंगे तो ये एक एग्जाम्पल है एनग्रेविंग ऑन बोन, यानी बोन के ऊपर इन्होंने कुछ बना रखा है, उकेर रखे हैं, डिजाइन बना रखे हैं, लिख भी रखा है। तो ये चीज करने के लिए ये पंच ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. यानी ये पेबल के ऊपर से जो परतें निकलती थी उससे लोग बनाते थे ऐसे। हाँ जी, पतले पतले जो पत्थर के एक तरीके से पतली पतली लेयर निकल रही हैं, वो तीखी हैं, एकदम पतली भी नहीं है कि वो टूट जाए, थोड़े तीखी हैं, ब्लेड जैसा उनका वो है। अगर आपने कभी देखा हो पत्थर टूटता है तो उसका जो एजेस होते हैं वो काफी शार्प होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके ये बाद में, अभी क्योंकि इनका इन्वेंशन चल रहा है टूल्स का, तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि अब इन्होंने ब्लेड्स बनाना शुरू कर दिया था, जिसको ये बाद में इस्तेमाल करते थे लिखने के दूसरी चीजों पर। ठीक है, यस मैम।
अब है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज और आर्ट। किस तरीके से उन्होंने लैंग्वेज डेवलप करी, किस तरीके से उन्होंने आर्ट डेवलप करा, किस तरीके से ये एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। among living beings such as it is humans alone that have a language। अब living beings के बीच में देखा जाए तो सिर्फ humans ही जो है उनकी एक भाषा होती है। there are several views on language development। कई सारे views देखे गए हैं language development पर। फर्स्ट दैट होमोनिड लैंग्वेज इन्वॉल्व जेस्चर्स और हैंड मूवमेंट्स। पहला ये कि होमोनिड लैंग्वेज जो थी उसमें जेस्चर्स और हैंड मूवमेंट से, यानी हाथों का इशारा करके ये एक दूसरे से वार्तालाप या बातचीत किया करते थे। सेकेंड दैट स्पोकन लैंग्वेज वाज प्रीसीडेड बाय वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग और हमिंग। दूसरी चीज ये देखी गई है कि लैंग्वेज जो है शुरू जब गले से इनकी आवाज निकलना शुरू हुई, प्रॉपर ये लोग बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही था वो, कि ये गा करके या हमिंग करके जो है बातचीत करते थे। गा करके एज इन वर्ड्स का, लिरिक्स का यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली हमिंग जो है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। हमिंग करके ये लोग इशारा करते थे, एक दूसरे को बातचीत करते थे। Third, that human speech probably began with calls like the ones that have been observed among primates। और तीसरी चीज ये दी गई है कि ह्यूमन स्पीच जो है वो तब शुरू हुई है जब एक दूसरे को इन लोगों ने आवाज देनी शुरू करी है। प्राइमेट्स का जब टाइम आया था उस दौरान इन लोगों ने बोलना शुरू करा है। Humans may have possessed a small number of speech sounds in the initial stage। ये माना जाता है कि ह्यूमंस जो थे उनको बेसिकली बहुत कम नंबर में स्पीच साउंड्स आते थे शुरुआत की स्टेज में। ग्रेजुअली these may have developed into language। धीरे धीरे ये डेवलप हुए एक भाषा के अंदर। When did spoken language emerge? कब ये spoken language जो है बन के सामने आई? It has been suggested that the brain of Homo habilis had certain features which would have made it possible for them to speak। ये माना गया है, ये सजेस्ट किया जाता है कि होमो हैबिलिस जो था, उनका दिमाग जो था, उसमें कुछ ऐसे सर्टेन फीचर्स समय के साथ में इतने इम्प्रूव हो गए थे कि बाद में ये लोग पॉसिबल हो पाया कि ये बोलने लगे। Thus, language may have developed as early as 2 million years ago। इसलिए माना जाता है कि लैंग्वेज जो है वो करीब 2 million years ago पहले ही डेवलप हुई है। The evolution of vocal tract was equally important। अब उसी तरीके से vocal tract जो है उसका कितना evolution हुआ है वो भी इतना important है। This occurred around 22 lakh years ago। ये हुआ है करीब 2 लाख पहले। It is more specifically associated with modern humans। और ये ज्यादातर किन लोगों से एसोसिएटेड है, किन लोगों से जुड़ा हुआ? मॉडर्न ह्यूमंस, तो किनको बोल पा रहे हैं, इनकी प्रॉपर वोकल ट्रैक्ट जो है वो डेवलप्ड है। A third suggestion is that language developed around the same time as art। और ये तीसरी सजेशन ये दी जाती है कि लैंग्वेज जो है वो भी उसी समय डेवलप हुई है जिस समय आर्ट डेवलप हो रहा था। That is around 40,000 to 35,000 years ago। करीब 40 से 45,000 साल पहले। The development of spoken language has been seen as closely connected with art since both are media for communication। और ये जो चीज है, ये बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है उसको जोड़ के देखा जाता है आर्ट से, ऐसे क्योंकि दोनों ही जो है वो क्या है, तरीका है एक कम्युनिकेशन का, ये बातचीत करने का एक जरिया है। इन दोनों तीनों पैराग्राफ्स में अगर कुछ दिक्कत आई है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक आपको इन तीनों ही पैराग्राफ्स के अंदर कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। नो मैम। Hundreds of paintings of animals done between 30,000 to 12,000 years ago। कई हजारों पेंटिंग्स आपको मिलेंगी जानवरों की जो करी गई हैं करीब 30,000 से 12,000 साल पहले। And have been discovered in the caves of Lesbos, Chouet, both in France and Altamira in Spain। अब ये जो डिस्कवर की गई है अधिकतर गुफाओं में डिस्कवर की गई हैं जो के नाम दे रखे हैं, जो कि फ्रांस और अल्टामिरा के अंदर है, बेसिकली स्पेन के अंदर है। These included depictions of bison, horses, ibex, deer, mammoths, rhinos, lions, bears, panthers, hyenas and owls। अलग अलग जानवरों के डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, इन्हीं से रिलेटेड ये पेंटिंग्स यहाँ पे मिली है। More questions have been raised than answered regarding these paintings। ज्यादा क्वेश्चन उठे हैं बजाय इनके आंसर्स ढूंढने के। For example, why do some areas of caves have painting and not others? अब ऐसा क्वेश्चन उठा है कि भाई बाकी जो गुफाएं हैं उनके कुछ एरियाज में पेंटिंग्स और कुछ में नहीं है, ऐसा क्यों? Why were some
Why were some animals painted and not others? कुछ animals की painting की गई है और बाकियों की नहीं, ऐसा क्यों? Why were men painted both individually and in groups? क्या men जो है वो अलग अलग करते थे पेंटिंग या ग्रुप्स में करते थे? Whereas women were depicted only in groups, और ऐसा क्यों बोला गया कि जो women है वो सिर्फ ग्रुप्स में ही पेंटिंग करती थी? Why were men painted near animals but never women? अब men ने सिर्फ एनिमल्स की पेंटिंग क्यों बनाई है, women की क्यों नहीं बनाई? Why were groups of animals painted in the sections of caves where sounds carried well? अब ऐसा क्यों बोला गया है कि जानवरों के ग्रुप्स जो है वो पेंट किए गए हैं अलग अलग केव्स में, जहाँ पर साउंड्स जो है अच्छे से निकल सके या बातचीत हो सके, अच्छे ट्रांसफर हो सके, ऐसी जगहों पे ही क्यों किए गए? तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्वेश्चंस के जवाब तो कम है, क्वेश्चंस बहुत तरह के हैं। कई सारे एक्सप्लेनेशंस जो हैं ऑफर किए गए हैं इस चीज को लेकर के। सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन ऑफर्ड। One is that because of the importance of hunting, paintings of animals were associated with the ritual and magic. एक बेसिक इम्पोर्टेंस जो दिखाई गई है हंटिंग को लेकर के वो ये है कि पेंटिंग्स जो थी एनिमल्स की उनको जोड़ा जाकर के देखता था रिचुअल से या मैजिक से उस समय में। द एक्ट ऑफ पेंटिंग वुड हैव बीन अ रिचुअल टू इंश्योर अ सक्सेसफुल हंट। अब पेंटिंग करना जो है उसको जोड़ करके देख रहे हैं कि ये एक रिचुअल है कि हाँ हमने सक्सेसफुली शिकार कर लिया तो उसकी हमने पेंटिंग बना दी। उस चीज से जोड़ करके देखा गया है कि भाई ये जब भी अच्छे से शिकार कर लेते होंगे तो ये उसको एक रिचुअल बना लिया, उन्होंने एक हैबिट बना ली कि भाई अब इसकी पेंटिंग करनी पड़ेगी। Another explanation offered is that these caves were possibly meeting places for small groups of people or locations for group activities. दूसरा explanation ये है कि भाई इस तरह की जो गुफाएं थी वो इनकी जगह हुआ करती थी जहाँ पर लोग बाग छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग बाग इकट्ठे होते थे और ग्रुप एक्टिविटीज करते थे या मीटिंग करते थे। These groups could share hunting techniques and knowledge, while paintings and engravings served as the media for passing information from one generation to the next. अब यही ग्रुप्स जो है यहाँ पर हंटिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया करते थे, नॉलेज को डिस्कस किया करते थे, और पेंटिंग्स और एनग्रेविंग्स जो है वो एक मीडिया था इनका जिससे ये एक जनरेशन से आने वाली जनरेशन तक ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकें कि भाई किस तरीके से क्या सक्सेसफुल तरीके हैं हंटिंग करने के, क्या टेक्निक्स जो है वो बेसिकली। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, इन 2-3 पैराग्राफ्स में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है सर? Yes, ma'am. Okay. The above account of early societies has been based on the archaeological evidence। के ऊपर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं शुरुआत की समाज की वो बेस उनका बेसिक क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिले हैं उन पर बेस्ड है। Clearly there is much that we still do not know। क्लियरली ये चीजों को देखते हुए या क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए हम यही समझ पा रहे हैं कि अभी भी हमारे पास में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कोई जवाब नहीं है और हमें काफी कुछ पता नहीं है। As mentioned at the beginning of this chapter, hunter-gatherer societies exist even today। जैसे कि इस चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि हंटर गैदरर्स वाली जो सोसाइटीज है वो आज के समय में भी एग्जिस्ट करती हैं। Can one learn anything about past societies from present day hunter gatherers? क्या हम कोई भी चीज पुरानी सोसाइटीज के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं आज के जमाने के जो हंटर गैदरर्स हैं उनसे मिलकर के या उनसे बातचीत करके? This is a question we will address in the next section। अब इसी तरह का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेक्शन में भी समझेंगे। Early encounters with hunter gatherers in Africa। The following is an account by a member of an African pastoral group about its initial contact in 1870 with the Kung San, a hunter-gatherer society living in the Kalahari Desert। अब ये जो चीज है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है अफ्रीकन पेस्टरल ग्रुप है उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने इनिशियल कॉन्टेक्ट था उनका 1870s के कुंगसान से, जो कि बेसिकली हंटर गैदरर सोसाइटी हुआ करती थी और रहा करती थी कालाहारी डेजर्ट के अंदर अफ्रीका में। When we first came into this area, all we saw were strange footprints in the sand। जब हम पहली बार इस एरिया में आए तो हमने सिर्फ अजीब से फुटप्रिंट्स देखे सैंड के अंदर। We wondered that what kind of people these were। हम सोचने लगे किस तरह के लोग हैं यहाँ पर। They were very afraid of us। वो लोग हमसे बहुत डरे हुए थे and would hide whenever we came around। और जब भी हम आसपास जाते थे तो वो लोग छुप जाते थे। We found their villages but they were always empty because as soon as they saw strangers coming they would scatter and hide in the bush। जब हमने इनके विलेजेस ढूंढ लिए तो हम जब भी वहां पे जाते थे तो वो अधिकतर विलेजेस खाली पड़े होते थे, क्योंकि जैसे ही ये लोग देखते थे कि कोई अजनबी लोग आ रहे हैं तो ये लोग बिखर जाते थे और झाड़ियों में छुप जाया करते थे। We said, oh, this is good। These peoples are afraid, these
people are afraid of us, they are weak and we can easily rule over them, so we just ruled them. तो हम लोग आपस में बोला करते थे कि ओ अच्छा है कि ये लोग हमसे डरते हैं, ये लोग कमजोर हैं, तो जैसे ही हम इन पे आसानी से रूल कर सकते हैं तो इसलिए हमने इन पे रूल किया. देयर वर नो किलिंग और फाइटिंग, कोई वहां पर मारा नहीं किसी को, ना ही कोई फाइटिंग हुई. You will read more about encounters with hunter gatherers in theme 8 and 10. तो इस तरह की चीजों के बारे में और पढ़ने को मिलेगा थीम 8 और 10 के अंदर. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? No, man. Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We'll discuss this chapter in tomorrow's class. कल इसको complete करेंगे, hopefully कल complete हो जाएगा. Then आपकी जितनी भी queries होगी related to this chapter, we'll discuss that. After completing the whole chapter, पूरा chapter complete होने के बाद में हम आपके इस chapter से related जो भी problems है वो सब वापस से discuss करेंगे, sort out करेंगे. ठीक है? So that's it for today. Have a nice day ahead, students. God bless you all. Stay fit, stay healthy.